नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नेताओं के क्रम में चंद्रशेखर आज़ाद को। ठीक है, आप भी सोच रहे होंगे सर काफ़ी लंबा है ये, आप क्या कर सकते हैं। इन्होंने पूरे नेता ही दे दिए, 10 नेता ये दे दिए, 3 नेता इधर दे दिए, एक बड़ा नेता इधर दे दिया, फिर 4-5 नेता और दे दिए, फिर एक नेता और दे दिया, सारे नेता ही नेता दे दिए, फिर एक और नेता है नीचे। तो ऐसे सारे नेता, ये सॉरी नेता तो नहीं कहेंगे हम, महापुरुष है, महामना है ये, तो योद्धा व्यक्तित्व है। तो कुल मिला के काफ़ी है ये। तो अब कर भी कुछ नहीं सकते हम, अच्छे से पढ़ नहीं सकते हैं। स्वतंत्रता संग्राम आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये सारी चीज़ें विद्यार्थियों आपको यहाँ पे फिर काम देने वाली है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे तो ये सारी घटनाएं आएगी, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन सभी का योगदान रहा है। तो अब ये मत सोचना कि पता नहीं कहाँ से यहाँ से कम सवाल लगभग हर साल 2-3 सवाल बन जाते हैं। ठीक है, तो आज शुरू करेंगे हम चंद्रशेखर आज़ाद 23 जुलाई 1906 से फरवरी 1931 तक, 27 फरवरी 1931। अब सबसे पहले हम देखते हैं इनका जीवन परिचय। ठीक है, हाँ, एक यही पक्ष है जिसको आप अच्छे से याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ से सवाल बनने के चांसेस ना के बराबर है। ठीक है, अब इनका जन्म हुआ अलीराजपुर में। अलीराजपुर वर्तमान में आया हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, अलीराजपुर में इनका जन्म हुआ और इनके जो पिताजी हैं उनका नाम था सीताराम तिवारी। ठीक है, सीताराम तिवारी पिताजी थे, व जगरानी देवी माताजी। ठीक है, ये इनका जन्म हो गया। उसके बाद में इनकी माता चाहती थी कि ये संस्कृत के विद्वान बने, संस्कृत पढ़े और संस्कृत में अपना करियर बनाए, संस्कृत में आगे बढ़े, ऐसे इनकी माताजी चाहते थे। और इसलिए इनको है वो संस्कृत के अध्ययन हेतु, साथ साथ में आप लिखते रहना, संस्कृत के अध्ययन हेतु काशी विद्यापीठ बनारस में है, बनारस भेज दिया गया। ठीक है, अब काशी विद्यापीठ बनारस भेज दिया गया और यहाँ पर, ठीक है, एक मिनट, बनारस भेज दिया गया और यहाँ से अपनी पढ़ाई लिखाई का काम है वो शुरू कर दिया। अब पढ़ाई का काम यहाँ से शुरू कर दिया और इसी समय फिर कुछ समय बाद में 1920 के अंदर, अब जब भेजा था 1917-18 के पास भेजा था आसपास, 1920 में गांधी जी का आपको पता होगा असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। और जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो चंद्रशेखर आज़ाद ने उसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, पार्टिसिपेट किया। तिवारी थे तो इनको पंडित भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्त लोग पंडित जी बोलते थे, पंडित चंद्रशेखर तिवारी, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, तो बनारस भेज दिया। यहाँ पे इनकी पढ़ाई लिखाई का काम चल रहा था और उसी समय गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया और विद्यार्थियों यहीं से इन्होंने क्रांतिकारी जीवन में प्रवेश किया। मतलब ये था कि पढ़ाई लिखाई छोड़कर और भारत की राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और 1930 तक, मतलब आप यूँ 31 तक, ऐसे मानिए कि 10 साल तक, 1921 से 1931, 10 साल तक इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। और अब हम देखेंगे कि क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान क्या क्या हुआ। इसको हम 2 भागों में बांट देते हैं। 1921 से आप ये मानिए कि 1925 और फिर आगे 1925 से 1931 तक का जीवन देख लेंगे। 1921 से 25 के बीच में ये सदस्य रहे HRA के, और 1925 से 31 के बीच में सदस्य रहे HSRA के। ठीक है, HSRA के सदस्य रहे। तो अब देखिए क्या हुआ। HRA के सदस्य के तौर पे इन्होंने क्या किया और HSRA के सदस्य के तौर पे क्या किया।
HRA क्या है, HSRA क्या है, ये सारी चीज़ें हम अभी आज समझने वाले हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस तरह से इनका क्रांतिकारी जीवन में प्रवेश हुआ। अब अपन जीवन यात्रा शुरू कर रहे हैं। आप क्या करोगे, आप इसको ऐसे लिखना, जीवन यात्रा, ऐसे हेडिंग दे दो। और अब आप हेडिंग में देने के बाद में फिर आगे आओगे इस प्रकार और इधर लिखोगे जीवन यात्रा, या ऐसे लिख लो 1921 से 25 के मध्य के कार्य, मध्य के कार्य। ठीक है, ये बात लिख ली। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि 1921 से 25 के बीच में क्या क्या किया। इसमें आप पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि 1921 में, एक मिनट, गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन। कौन से आंदोलन? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन में भाग लिया। ठीक है, भाग लिया। तो 1921 में महज 15 साल की उम्र रही होगी, 1921 में गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, कोर्ट में, तत्पश्चात कोर्ट में ट्रायल चला। जब जज टॉमसन क्रेगेट के सामने लाया गया, क्रेगेट के समक्ष लाया गया, तो निम्न जवाब दिए। अब जब जज के सामने लाया और जज ने कहा कि आपका नाम क्या है, तो जज ने जैसे नाम पूछा तो इन्होंने कहा कि मेरा नाम आज़ाद है, मतलब फ्री है। तो उनके वापस जज का सवाल था कि आपके पिता का नाम क्या है, तो उन्होंने कहा मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंस। तो पूछा कि आप रहते कहाँ, तो कहा कि मेरा आवास जेल में। ऐसे क्रांतिकारी विचार थे इनके, और समझ सकते हो कि किस प्रकार से इन्होंने ये सारे जवाब दिए। अब जब ये सारे जवाब दिए विद्यार्थियों, तो निश्चित रूप से जज नाराज़ होना ही था, क्योंकि आप इस प्रकार से जवाब दोगे तो जज यही सोचता है कि भाई कि निश्चित रूप से ये व्यक्ति गलती स्वीकार ही नहीं कर रहा है। तो जज के इन सवालों के बाद ये आज़ाद नाम से चर्चित हुए। ठीक है, तो जज को नाम क्या बताया? जज को नाम बताया आज़ाद। पिता का नाम क्या बताया? स्वतंत्रता। और इसके अलावा आवास बताया जेल। ऐसे उल्टे सीधे जवाब दिए। ठीक है, सही जवाब एक भी नहीं दिया। तो इसके बाद जज भी परेशान हो गए थोड़े से, और जज नाराज़ होने के बाद जज ने क्या किया, इनको है वो 23 सप्ताह की सज़ा दी थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप पैरा छोड़ के क्या लिखोगे कि जज ने 23 सप्ताह की, मतलब 6 महीने सप्ताह की सज़ा दी। ठीक है, सज़ा पूरी कर ली। ठीक है, उसके बाद आज़ाद मनमथ नाथ गुप्ता के संपर्क में आए। ठीक है, के संपर्क में आए। इन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल से परिचय करवाया।
बिस्मिल से परिचय करवाया। विद्यार्थियों, ये वो दौर था जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अचानक से स्थगित कर दिया था चौरी चौरा कांड के बाद में। और जब असहयोग आंदोलन स्थगित किया था तो जितने भी ये युवा क्रांतिकारी थे वो गांधी जी से काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे, काफ़ी रुष्ट थे। और ऐसी स्थिति में वो एक ऐसे मंच की तलाश में थे जो उनकी अनुरूप, उनकी विचारों के अनुरूप जो है वो नेतृत्व कर सके, उनको प्लेटफॉर्म दे सके। तो इस समय इन सारे लोगों ने मिलकर एक हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA स्थापित कर रखा था। इसकी जानकारी मैं आगे देता हूँ। तो यहाँ पर है वो आपके आज़ाद जो है वो HRA से जुड़ जाते हैं। HRA की स्थापना बेसिकली इसीलिए हुई थी कि लोग जो है उस समय के जो युवा थे वो सारे के सारे गांधी जी से कहीं ना कहीं है वो रुष्ट थे। और रुष्ट युवाओं ने क्या किया था, रुष्ट युवाओं ने वो आपके एक प्रकार से गांधी जी के खिलाफ जाकर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक ऐसी संस्था स्थापित की जो क्रांतिकारियों को उचित मंच दे सके, क्रांतिकारियों की विचारधारा के अनुसार मंच दे सके। तो अब देखिए करवाया, ठीक है, परिचय करवाया। अब आगे चलकर इन्होंने HRA की सदस्यता ग्रहण की, ठीक है। अब देखिए पढ़ाई तो छूट गई, अब ये HRA के सदस्य बन गए। दूसरा पॉइंट आपको ये लिखना है। अब तीसरा पॉइंट क्या लिखना है वो अगली स्लाइड पे आते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे HRA है क्या। आप नोट करके डालोगे HRA के बारे में, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। HRA क्या है, तो इसमें आपको लिखना है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसे हम क्या कहते हैं, HRA कहते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, इसका संगठन का मेन उद्देश्य क्या था। इसका संगठन का उद्देश्य था कि भारत को अमेरिका की तरह संघीय गणतंत्र बनाना था, ठीक है। ऐसा रिपब्लिक बनाना जो आपके फेडरल हो, संघीय गणतंत्र बनाना इसका उद्देश्य था। ठीक है। और यह संस्था आयरलैंड की एक आयरिश रिपब्लिक आर्मी थी आयरलैंड के अंदर, इंग्लैंड के पास में आयरलैंड है, उस पर प्रेरित थी। यह आयरलैंड की आयरिश रिपब्लिक आर्मी से प्रेरित थी, रिपब्लिक आर्मी से प्रेरित थी, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसका जो घोषणा पत्र था, इसका घोषणा पत्र दी रिवोल्यूशनरी था। आयरिश का भी ऐसा ही था, इस वजह से इसका नाम भी इन्होंने इस हिसाब से दे रखा था, नाम से प्रकाशित था, ठीक है। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन्होंने क्रांतिकारी योजनाएं बनाई कि किस प्रकार से अपने उद्देश्य को पूरा करना। उद्देश्य को मतलब था कि संघीय गणतंत्र के रूप में भारत को कैसे बदलना है, इस हेतु ये लोग है वो काम करते थे। और अब आगे देखिए क्या हुआ। अच्छा, मेन चीज़ तो भूल ही गए, आगे इसमें क्या लिखना है, इस HRA में इसकी स्थापना 1924 में कानपुर में की गई थी। सचिंद्र नाथ
सान्याल अशफाक उल्लाह खान, जोगेंद्र चटर्जी, बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, प्रमुख संस्थापक थे। ठीक है, और एक बात इसमें और लिख लेना, यह अनुशीलन समिति की एक संस्था थी। अनुशीलन समिति बंगाल के अंदर 1903 से ही काम कर रही थी। 1903 से अनुशीलन समिति के भाग के रूप में थी। ठीक है, के रूप में थी। तो आप समझ गए होंगे कि ये संस्था के बारे में काफ़ी क्रांतिकारी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है इंग्लैंड के द्वारा। इंग्लैंड ये मानता है कि ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था, और इसके अलावा बंगाल में भी बैठकें हुई थी, बहुत सारी चीज़ें भी थी, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना। अब तीसरा पॉइंट आपको ये लिखना था। पहला ये पॉइंट लिखा है आपने, दूसरा पैराग्राफ ये लिखना है, और तीसरे पैराग्राफ में आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। ठीक है, तो अब HRA का सदस्य बन गया। HRA के सदस्य बनने के बाद में अगला पॉइंट क्या लिखना है कि HRA के सदस्य के रूप में आज़ाद को क्या जिम्मेदारी दी गई, उनको वित्त व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई कि भाई पैसे कैसे कलेक्ट करने हैं ताकि क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके। भाई इतनी बड़ी संस्था चलेगी, क्रांतिकारी गतिविधियां होगी, तो उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे होने बहुत ज़रूरी है। बिना पैसों के संस्था काम नहीं कर पाएगी, कोई भी क्रांतिकारी काम नहीं कर पाएगा। तो वित्त व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई। ठीक है, वित्त की यह व्यवस्था सरकारी खजाने को लूट कर करनी थी। किसको? सरकारी खजाने को लूट कर, डकैती डालकर लूट कर करनी थी। ठीक है, अब आज़ाद के पास में जिम्मेदारी थी फाइनेंशियल एडजस्टमेंट करना था, पैसे की व्यवस्था करनी थी, और पैसा अब आज़ाद कहाँ से लाएंगे? कोई अमीर परिवार से तो था नहीं कि इतने सारे पैसे लाए। तो इन्होंने टारगेट किया कि जो भी कोई गवर्नमेंट का जो खजाना है, ट्रेजरी है, उसको लूटेंगे, और उस लूटने से जो पैसा मिलेगा उससे क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करेंगे। अगला पैराग्राफ लिखना, इस हेतु HRA ने काकोरी कांड किया। कौन सा कांड? काकोरी कांड किया। अब ये काकोरी कांड क्या था वो अपन आगे इसमें लिखते हैं, पूरा अलग से आप पैरा छोड़ के लिखना काकोरी कांड है क्या। ठीक है, देखिए 9 अगस्त की बात है। 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पर, काकोरी यूपी में है, लखनऊ के पास में, काकोरी स्थान पर सहारनपुर से, कहाँ से? सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली 8 डाउन ट्रेन, मालगाड़ी थी, ट्रेन को लूटा। ठीक है, तो काकोरी स्थान पर सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली 8 डाउन ट्रेन को लूटा था। ये काकोरी कांड कहलाता है। ठीक है, इस समय इस कांड में कुल 10 लोग शामिल थे। कितने? 10 लोग शामिल थे। और क्या बात हुई थी वो अपन है वो यहाँ पे एक एक चीज़ को समझते हैं आगे। अब लूटा कैसे?
सबसे पहले राजेंद्र लाहिड़ी का काम शुरू होता है। राजेंद्र लाहिड़ी ने क्या किया? राजेंद्र लाहिड़ी ने ट्रेन की चेन खींची, ने इमरजेंसी जो चेन होती है, ट्रेन रुकती है इसमें, ट्रेन की आपात चेन खींची, चेन पुल की खींची। अन्य साथियों ने जो भी गार्ड थे उस समय, गार्डों को हटाकर ट्रेन लूटी, मगर मिला कुछ नहीं, लूटी। इसमें करीबन 4600 रुपये प्राप्त हुए, बस मिले। अब मनमथनाथ गुप्ता की गोली से, मनमथनाथ गुप्ता की गोली से, साथ में लिखते रहना, गोली से एक महिला की मृत्यु हो गई, महिला की मृत्यु हो गई। तो अंग्रेजों ने, सरकार ने मतलब सरकार ने लिख ले, ठीक रहेगा। तो सरकार ने हत्या डकैती का मामला दर्ज किया, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होता है। अब ये काकोरी कांड पे चल रहे हैं, सवाल पूछ सकते हैं काकोरी कांड क्या था। तो काकोरी कांड कब हुआ? 9 अगस्त 1925 को हुआ। कहाँ पे हुआ? काकोरी में, इसलिए काकोरी कांड कहते हैं। ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही थी? सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। ट्रेन कौन सी थी? 8 डाउन ट्रेन थी और 10 लोग थे। आगे मैं समझाता हूँ। राजेंद्र लाहिड़ी ने चैन खींच के रोका इसको और फिर गार्ड ने जो भी थे उनको हटा के बाकी साथियों ने ट्रेन को लूटने का काम किया। ज़्यादा कुछ मिला नहीं वहाँ से, लेकिन फिर भी ट्रेन लूट ली और गलती से चली एक गोली से महिला जो है मारी गई। तो यहाँ पे कई सारी धाराएं जो है वो अंग्रेज़ों ने लगा दी और अब मामला आगे शुरू होता है। अब काकोरी षड्यंत्र केस चलेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे पैरा छोड़ के आप लिखते जाओगे। अब ब्रिटिश सरकार ने हार्टन समिति बैठाई, समिति जांच हेतु बैठाई, हेतु गठित की। इसने 40 लोगों को गिरफ्तार करवाया। इन पर 1926 में काकोरी षड्यंत्र केस चला। कौन सा? काकोरी षड्यंत्र केस चला। ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। काकोरी षड्यंत्र केस चला। काकोरी षड्यंत्र केस चला जो कि हैमिल्टन की विशेष अदालत में, हैमिल्टन की विशेष अदालत में चला था। इस समय सरकारी वकील जगत नारायण मुल्ला थे।
सरकारी वकील जगत नारायण मुल्ला, मतलब ब्रिटिश कंपनी का वकील था ये, मुल्ला बने तो क्रांतिकारियों के बचाव हेतु जीबी पंत, गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक रक्षा समिति बनी। अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। ठीक है, अब ये षड्यंत्र केस चला, लंबा चला, और इस केस में क्या हुआ, जज ने 40 में से 21 लोगों को सजाएं दी। बाकी को साक्ष्यों के अभाव में बरी किया, अभाव में रिहा किया। ठीक है, बाकी को साक्ष्यों के अभाव में रिहा किया। अब देखो किसको क्या क्या सजाएं मिली, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये कई बार पूछते भी हैं। बाकियों को रिहा कर दिया गया। अब देखिए आगे क्या हुआ। ठीक है, हार्डन समिति का थोड़ा ध्यान रखना, बचाव पक्ष के जजों का भी ध्यान रखना पूरा। ठीक है, अब रिहा किया और किसको क्या सज़ा मिली, ये देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, सज़ा क्या मिली सबको, ये भी देखना आप। देखो राजेंद्र लाहिड़ी, कई बार पूछते हैं निम्नलिखित में से किसको काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, रोशन सिंह, और अशफाकुल्ला खान। देखो अशफाकुल्ला खान क्या पहले गिरफ्तार नहीं हुए थे, बाद में गिरफ्तार किया गया था, तो इनके ऊपर काकोरी कांड का सप्लीमेंट्री केस दूसरा चलाया था। ठीक है, पूरक केस था इसके ऊपर। इन चारों को तो दे दी फांसी। अब देखो राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी, गोंडा जेल के अंदर, गोंडा जेल में, जेल भी पूछते कई बार, सम्मिलित करो। तारीख थी 17 दिसंबर, ठीक है, 17 दिसंबर 1927, और बाकी इन तीनों को 19 तारीख को फांसी दे दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल को दी गोरखपुर यूपी के अंदर, गोरखपुर जेल में। रोशन सिंह जो है, रोशन सिंह को दी गई थी इलाहाबाद में, और इसको दी गई फैज़ाबाद में, अशफाकुल्ला खान को। ठीक है, फैज़ाबाद। और ये तीनों फांसियाँ दी गई 19 दिसंबर को 1927। तो कई बार प्रश्न पूछते हैं कि ये सारे के सारे फांसी कि काकोरी षड्यंत्र कांड में किस किस को, कौन कौन से क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी, तो 4 क्रांतिकारियों को दी गई थी। 3 को तो एज इट इज सुना दी गई थी, लेकिन अशफाकुल्ला खान को पूर्व केस में दी थी, लेकिन था वो भी काकोरी षड्यंत्र केस। ठीक है, फांसी के अलावा कुछ को काले पानी की सज़ा दी गई। काले पानी का मतलब था कि सेल्युलर जेल भेज देते थे और वो ज़िंदगी में वापस कभी आ नहीं पाता था। ठीक है, तो काले पानी की सज़ा किसको दी गई, सचिंद्र नाथ सान्याल को। सचिंद्र नाथ सान्याल को काला पानी, कहाँ पे, सेल्युलर जेल में, अंडमान निकोबार। इसके साथ साथ में जोगेंद्र चटर्जी को 24 साल की सज़ा दी।
और ये तो सज़ा काट के, ये भी सेलुलर जेल में ही थे, सज़ा काट के वापस आए और बाद में सांसद भी बने थे, तो जोगेंद्र नाथ चटर्जी। इसके साथ साथ मनमथ नाथ गुप्ता, मनमथ नाथ गुप्ता को भी बड़ी सज़ा दी थी, करीबन 14 साल के आसपास, 10 साल के आसपास थी। तो ये कुछ सज़ा पाए हुए मुख्य व्यक्ति थे विद्यार्थियों। बाकी याद हो ना हो, लेकिन कम से कम आपको 14 वर्ष, कम से कम आपको ये चारों तो याद करने ही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है। एक चीज़ और भी है कि 10 क्रांतिकारियों ने लूट में योगदान दिया था। ठीक है, ये सब लिखना है आपको। क्रांतिकारियों ने कांड को अंजाम दिया, काकोरी को। अब आप कहोगे कि सर पूरा काकोरी कांड पढ़ा दिया और चंद्रशेखर आज़ाद का नाम ही नहीं आया, अंजाम दिया। इसमें आज़ाद भी शामिल थे, लेकिन फरार हो गए तो केस चला नहीं इनके ऊपर। आज़ाद भी शामिल, मगर फरार हो गए, गिरफ्त में नहीं आए। आज़ाद भी शामिल थे। कई जगह भगत सिंह का नाम भी आता है, कुछ किताबें भगत सिंह का नाम नहीं बताती। और एक बनवारी लाल भी था जो बाद में सरकारी गवाह बना, इस कांड का ही सरकारी गवाह बना। ये गवाह नहीं बनता तो शायद इनको फांसी नहीं होती, सरकारी गवाह बना। ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि काकोरी कांड 1925 ने उत्तरी भारत के क्रांतिकारियों की कमर तोड़ दी। कैसे? अब आप देखिए, कोई भी क्रांतिकारी शेष नहीं बचा। जितने भी क्रांतिकारी थे, मुख्य लीडरशिप, वो सारी की सारी लीडरशिप या तो जेल में बैठी थी या उस लीडरशिप को एक प्रकार से मार दिया गया था, जेलों के अंदर सड़ रही थी। सारी की सारी लीडरशिप को इन्होंने अच्छी तरीके से तोड़ दिया था। तो इसके बाद में वापस उठना बहुत ज़रूरी था और अब दूसरा चरण इनका शुरू हो जाता है। ठीक है। अब 1925 के काकोरी कांड, हम इसको 1927 तक भी लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे, चलो 25 तक ही लिख लो, क्योंकि काकोरी कांड 25 का ही है। ठीक है। अब आगे HSRA 1928 में बना, तो 28 से करते हैं और इसको भी अपन 27 तक ले लेते हैं। ठीक है, 27 तक ले लेते हैं, तो 1927 तक। और अब 1928 से आगे तो अपन इसको भी काट के 27 कर लेते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है वैसे, ये सब मैं मेरे हिसाब से बांट रहा हूँ, तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें। अब ऐसे मत सोचना कि हमें क्या याद करना है। ठीक है। अब अपन आते हैं अगले स्लाइड पे। अब 1928 से 31 के बीच में क्या होने वाला है। ठीक है, 1928 से 31 के बीच में क्या होने वाला है, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 1928 से 31 के बीच में क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, काकोरी षड्यंत्र केस के बाद क्रांतिकारियों की स्थिति कमजोर हो गई। जिसे संभालने के लिए भगत सिंह व आज़ाद के नेतृत्व में HSRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, तो रहेगा ही रहेगा। बस इस S का मतलब है सोशलिस्ट, समाजवादी, नया शब्द जुड़ा। समाजवादी का मतलब ये होता है कि देश के संसाधनों पर समाज का हक हो। मतलब ऐसी सरकार बनाएंगे हम, ऐसा गणतंत्र बनाएंगे
जो आपके साम्यवादी विचारधारा पर आधारित हो, जिसमें सभी व्यक्तियों को समानता होगी, जिसमें सभी व्यक्तियों को एक प्रकार से सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, ऐसी सरकार स्थापित करेंगे। तो भगत सिंह थोड़े मार्क्सवाद से काफ़ी प्रभावित थे, तो इस वजह से ये सोशलिस्ट शब्द जो है इन्होंने एक प्रकार से नया जोड़ दिया था। ठीक है, नेतृत्व में HSRA स्थापित हुआ जो कि HRA का संगठित रूप था। ठीक है, इतना आप याद कर लेना, संगठित रूप था। अब देखिए क्या हुआ। अब एक तो आपको ये लिखना है, अब आपको आगे पैरा छोड़ के क्या लिखना है, HRA के बारे में, HSRA के बारे में। ठीक है, बाकी तो मैंने बात लिख ली। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, मतलब ये हुआ कि समाजवादी गणतंत्र स्थापित करना था, तो समाजवाद को बढ़ावा देना था यहाँ पे। और इस समय हुआ क्या, अब बात चल रही यहाँ पे 8-9 सितंबर 1928 में 28 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान, तो फिरोज शाह कोटला अब तो मैदान हो गया, पहले गांव था। फिरोज शाह कोटला में भगत सिंह द्वारा एक बैठक बुलाई गई जिसमें 4 प्रांतों यूपी, बिहार, पंजाब और राजस्थान से 10 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राजस्थान की तरफ से कुंदन लाल ने भाग लिया। जबकि सुरक्षा कारणों से आज़ाद नहीं आए, आज़ाद मीटिंग में नहीं थे, आज़ाद शामिल नहीं हुए। ठीक है, अब देखिए भगत सिंह के नेतृत्व में बैठक बुलाई गई, 10 लोगों ने भाग लिया, 4 प्रांतों से क्रांतिकारी हिस्सा लिए थे, उसमें आज़ाद नहीं थे। राजस्थान की तरफ से कुंदन लाल ने यहाँ पे भाग लिया था। बस ये कुंदन लाल को लिखवाने के लिए सारी बातें मैंने यहाँ पे आपको लिखवाई है, क्योंकि हम राजस्थान से हैं तो कई बार सवाल पूछ लेते हैं कि HSRA के जो मुख्यालय था, उस मुख्यालय का हेड बना था कुंदन लाल बाद में, तो कई बार ऐसा छोटा मोटा सवाल बन जाए तो हमें हर संभावना के लिए तैयार रहना चाहिए। अगला पैराग्राफ में आप क्या लिखोगे, जो मैं नई स्लाइड में ले रहा हूँ। बैठक के उपरांत बैठक में निम्न निर्णय लिए। HSRA की स्थापना की गई, मुख्यालय झांसी रखा। क्यों? क्योंकि उस समय आज़ाद झांसी के जंगलों में थे उस समय। ठीक है, झांसी रखा क्योंकि आज़ाद झांसी के जंगलों में थे, रखा, जिसे बाद में आगरा किया गया, जिसे बाद में आगरा लाया गया। मुख्यालय का हेड का मुखिया कुंदन लाल को बनाया। और क्या किया,
आज़ाद को मुख्य सेनापति बनाया। क्या किया? आज़ाद को मुख्य सेनापति बनाया। और क्या किया? आज़ाद को मुख्य सेनापति बना दिया, मुख्यालय झांसी में रखा, बाद में आगरा लेके आ गए, और बैठक में क्या निर्णय लिए गए थे, ये सारी बातें हो गई। तो 1928 में HSRA की स्थापना कर ली इन्होंने। और HSRA के अंदर, अच्छा एक चीज़ और, बम बनाने के लिए, अब बम बनाने हैं तो आप उद्देश्य समझ ही गए होंगे कि इनके क्या उद्देश्य होंगे। उत्तरी भारत में किसी को बम बनाना नहीं आता था, तो यतीन्द्र नाथ बोस को लेके आई बंगाल से, उसको बम वगैरह बनाना आता था। ठीक है, बम बनाने के लिए कलकत्ता से यतीन्द्र नाथ बोस को लेके आए। यतीन्द्र नाथ बोस को लाए। ठीक है, अब इन्होंने काम शुरू कर लिया। और उसके बाद में लास्ट बात, लाला लाजपत राय, लाला जी लाला जी की मृत्यु का बदला लेने की योजना बनाई। आपको पता ही होगा कि साइमन कमीशन आ रहा था, लाला जी विरोध नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हो रहा था, लाठी लगी थी, और उस लाठी में लाला जी का बाद में कुछ दिन बाद में देहांत हो गया था। ये बात मैंने आपको लाला लाजपत राय में हमने पढ़ ली थी। बदला लेने की योजना बनाई। और इस योजना के तहत सैंडर्स हत्याकांड हुआ। सैंडर्स हत्याकांड हुआ। और ये सैंडर्स हत्याकांड सभी को ले बैठेगा। ठीक है, अब सैंडर्स हत्याकांड क्या था, मैं पैरा छोड़ के आप लिखना, जिसको मैं आगे की स्लाइड में ले रहा हूँ। सैंडर्स हत्याकांड, तो एक चीज ध्यान रखना, काकोरी कांड के बाद में HRA ने काकोरी घटना को अंजाम दिया, और HSRA ने सैंडर्स हत्याकांड को अंजाम दिया था, और लाहौर षड्यंत्र केस चलेगा। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। अब हुआ दरअसल क्या, थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। गलतफहमी इस बात की भी कि लाला जी पर लाठियां चलाने वाला अधिकारी स्कॉट था। लाला जी पर लाठियां चलाने वाला अधिकारी कौन था? स्कॉट था। मगर अब हुआ क्या कि लाठियां चली, उस समय कोई ऐसे CCTV कैमरा वगैरह ऐसा तो कुछ होता नहीं था उस समय। तो उस समय ये था कि भाई कौन हो सकता है, तो उस हिसाब से एक सामान्य पहचान होती थी। तो इनके साथी थी एक जय गोपाल करके। तो जय गोपाल ने पहचान ये की कि सैंडर्स को बताया कि इस व्यक्ति ने लाठियां चलाई थी। उसकी पहचान थोड़ी गलत हो गई थी, क्योंकि लाठियां चलाते वक्त जय गोपाल, अब देखो अंग्रेज सारे एक जैसे दिखते थे, तो ऐसी स्थिति में अब पहचानना तो बड़ा मुश्किल काम। भारतीय थोड़ी कि हम आंखों से पहचान लें या बालों से पहचान लें, अंग्रेज़ों की तो क्या शक्लें हम इतनी आसानी से नहीं पहचान पाते हैं। तो जय गोपाल, मगर जय गोपाल, हालांकि जय गोपाल खुद लास्ट में थोड़ा देशद्रोही आदमी निकला। इसने वो सरकारी गवाह बन गया था, ये बाद में सरकारी गवाह बना, मगर जय गोपाल की गलत पहचान के कारण स्कॉट के स्थान पर सैंडर्स को मार दिया। ठीक है, अब हुआ क्या था, जब मारना स्कॉट को था और मारा किसको? सैंडर्स को मार दिया इन्होंने। और आगे देखिए, अब स्कॉट की जगह सैंडर्स को मार दिया।
अब निश्चित रूप से जब सैंडर्स को मारेंगे तो टेंशन तो शुरू हो ही गई उसी समय, ठीक है, के स्थान पर भगत सिंह व राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या, स्कॉट के साथ सैंडर्स की हत्या कर दी, की हत्या, एग्जैक्टली डेट लिख लेते हैं हम, सैंडर्स की हत्या हुई 17 दिसंबर 1928 को, 28 को कर दी, ठीक है। और सैंडर्स की जब हत्या करी तो उसी समय सैंडर्स जो थे जेपी सैंडर्स, अब इस सैंडर्स का एक आपके रीडर भी था चंदन सिंह करके, जेपी सैंडर्स का रीडर चंदन सिंह ने पीछा किया इनका, पीछा किया तो आज़ाद ने क्या किया, चंदन सिंह को मार दिया, और सब फरार हो गए। एक पैम्पलेट जारी किया, पैम्पलेट समझते हो ना, अखबार में आता है सुबह सुबह, इस शोरूम में आइए, यहाँ पे ये करिए, पत्र छपवाना, पैम्पलेट जारी किया जिसमें आज़ाद को बलराज गुप्त नाम से संबोधित किया गया। ध्यान रखना, ये आज़ाद भी कहते थे, पंडित भी कहते थे, बलराज भी कहते थे, संबोधित किया गया। अब इस पैम्पलेट में क्या लिखा था कि सैंडर्स की हत्या का हमें खेद है क्योंकि गलत आदमी मार लिया हमने, मगर हमारा संघर्ष जारी है। लिख सकते हो आप ऐसे कि सैंडर्स की हत्या का हमें खेद है मगर हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इसके बाद क्या हुआ, जब सारे फरार हो गए तो ब्रिटिश आर्मी, पुलिस, हर जगह उन्होंने धरपकड़ करनी शुरू कर दी। गांव वालों को परेशान करना शुरू कर दिया, गांव वालों को उठा उठा के ले जाते थे। ऐसी स्थिति में अब क्रांतिकारियों ने योजना बनाई कि इस तरह से तो हमारे माँ बाप को, उन गांव वालों को फोगुट का ही परेशान कर रहे हैं, इससे अच्छा है कि हम गिरफ्तारी कर लेते हैं। अब जब गिरफ्तारी की बात चली तो सभी ने कहा, आज़ाद ने कहा मैं गिरफ्तार हो जाता हूँ। आज़ाद को कहा कि तू गिरफ्तार नहीं हो सकता क्योंकि तू पूरे इसका नेता है, पूरा मामला बिखर जाएगा। तो सभी एक दूसरे को, कोई कह रहा मैं जाऊँगा, कोई कह रहा था मैं जाऊँगा। अब आज का ज़माना तो होता था, कहता भैया तू ही जा। तो फिर क्या हुआ, भगत सिंह ने योजना बनाई कि भाई हम गिरफ्तार हो जाते हैं, और सभी ने निर्णय लिया कि चलो भगत सिंह गिरफ्तार हो जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि सीधे तो गिरफ्तार नहीं होंगे, गिरफ्तार करने के लिए हम क्या करते हैं, हम वो कोई ऐसा काम करते हैं कि हम गिरफ्तार हो जाएंगे। तब इन्होंने लाहौर के अंदर केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। बम फेंकने के पीछे उद्देश्य ये था कि बम की आवाज़ ही आपके कानों को एक प्रकार से लोगों को जागृत कर सकती है। एक तो उद्देश्य ये था, और दूसरा उद्देश्य इसके अंदर ये भी था कि एक प्रकार से गिरफ्तारी देनी थी। तो वहाँ पर गिरफ्तारी दे दी गई भगत सिंह के द्वारा। फिर सुखदेव, राजगुरु, इन्होंने भी गिरफ्तारियाँ दे दी थी, बाद में गिरफ्तार कर लिया था। फिर उनको केंद्रीय असेंबली कांड में सज़ा सुनाई। फिर लाहौर षड्यंत्र केस चला इस सैंडर्स हत्याकांड के ऊपर, और उनमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी थी। वो अपन कहानी पूरी भगत सिंह में समझेंगे, ठीक है। इसको अपन इतना ही यहाँ देखेंगे, ये बात करी। और उसके बाद क्या हुआ, आगे की बात को मैं अगली स्लाइड पे ले रहा हूँ। तो इस प्रकार से सैंडर्स हत्याकांड को अंजाम दिया, और सैंडर्स हत्याकांड को अंजाम देने के बाद में ये लोग जो है वो एक प्रकार से आप यूँ कहिए कि फरार चल रहे थे। अब आगे क्या हुआ, अब सैंडर्स हत्याकांड के बाद में जब ये फरार चल रहे थे तो फरारी के दौरान एक प्रकार से गिरफ्तार होने का कोई चांस नहीं था। लेकिन अंत में क्या हुआ कि
भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के ऊपर लाहौर षड्यंत्र का केस चला, जो कि अपन अगले वीडियो में समझने वाले हैं। और 27 फरवरी 1931 को 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, आजकल इसको आज़ाद पार्क कहते हैं, आजकल क्या कहते हैं, आज़ाद पार्क बोलते हैं। ये पार्क का फ़ोटो है, ये वो पौधा है जिसके पीछे बैठकर आज़ाद ने विश्वेश्वर सिंह डीएसपी की गोलियां झेली थी और वहाँ पे एक प्रकार से संघर्ष किया था, अंतिम क्षणों तक, लास्ट गोली तक संघर्ष किया था। दरअसल हुआ यूँ था कि कुछ ये प्रमाण कहते हैं कि आज़ाद रूस जाना चाहते थे। आज़ाद चाहते थे कि वो अपने साथियों के साथ रूस जाए और रूस से मदद लेके भगत सिंह और उनको छुड़ाना चाहते थे वो जेल से। उनका टारगेट यही था, क्योंकि भगत सिंह को फांसी की सज़ा हो चुकी थी, सज़ा सुनाई जा चुकी थी, फांसी नहीं दी थी, सज़ा सुनाई जा चुकी थी। अब भगत सिंह और छुड़ाने के लिए उनको रूस की मदद चाहिए थी। पहले स्टालिन ने भी भगत सिंह को रूस आने के लिए भी आमंत्रित किया था, ये बातें चल रही थी और इनके पास में इतना पैसा नहीं था कि वो रूस जा सके। तब कहते हैं कि कांग्रेस के किसी बड़े नेता के पास में ये लोग गए थे पैसा मांगने के लिए, चंद्रशेखर और सुखदेव दोनों। और जब ये उस नेता के घर गए तो उस नेताजी ने क्या किया, नेताजी ने एक टिप भेज दी, टिप मतलब एक सूचना दे दी वहाँ पर आपके सीआईडी के जो अधिकारी थे नॉट बेवर को, ठीक है, कौन थे, नॉट बेवर, सीआईडी अधिकारी थे नॉट बेवर। अब नॉट बेवर को जब उस कांग्रेस के अधिकारी ने ये सूचना दी, देखो हुआ क्या था कि जब वो उस कांग्रेस नेता के घर गए, उनको कहा कि आप हमें पैसे दो, हमें रूस जाना है, रूस जाके हम भगत सिंह को छुड़ाना चाहते हैं। तो उन्होंने ये कहा कांग्रेस के नेता ने कि आप जो है वो उस पार्क, पास में पार्क है इलाहाबाद में, आप वहाँ इंतज़ार कीजिए, मैं पैसे की व्यवस्था करता हूँ। वो यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे और इस व्यक्ति ने पैसे देने की बजाय कहते हैं कि उसको है वो नॉट वेबर को कॉल कर लिया, सॉरी कॉल तो क्या, उस समय संदेश भिजवा दिया टेलीग्राम वगैरह के ज़रिए। संदेश में ये लिखा गया कि भाई आप जो है, आपका जो भी अपराधी आरोपी है वो अल्फ्रेड पार्क में आपका इंतज़ार कर रहा है और 3 बजे तक इंतज़ार करेगा। उसके बाद में कहते हैं कि इस नॉट बावर ने क्या किया, डीएसपी विश्वेश्वर सिंह की सहायता से पूरे पार्क को चारों तरफ से घेर लिया। सुखदेव तो जैसे तैसे करके बच गए, लेकिन आज़ाद की गोलियां ख़त्म हो गई थी। लास्ट गोली रही था, उसने कहा तो मैं तो आज़ाद हूँ, फ्री हूँ और इनके हाथ कभी नहीं आ सकता, और खुद ने अपनी गोली से खुद को गोली मार दी और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो नॉट बेवर को सूचना मिली जिसके आधार पर डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विश्वेश्वर की सहायता से पार्क को चारों ओर से घेर लिया, सुखदेव घायल होकर बच निकले, मगर आज़ाद ने स्वयं को आज़ाद कर दिया। ठीक है, ऐसे थे चंद्रशेखर आज़ाद, इसलिए हम उनको याद करते हैं। गोली मारना कोई आसान काम थोड़ी होता है। ये पेड़ था जिसके पीछे इन्होंने गोलियां खाई थी और यहाँ पे ठहर के सामने से गोलियों को इन्होंने झेला था। ये इलाहाबाद की बात है, अल्फ्रेड पार्क की। ठीक है, तो ये थे चंद्रशेखर आज़ाद, और चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में जितना पढ़ें विद्यार्थियों उतना ही कम है। और रसूलाबाद में इनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। रसूलाबाद घाट है इलाहाबाद के अंदर ही,
घाट पर अंतिम संस्कार, बिना किसी को बताए हुए। नहीं तो क्या भीड़ हो जाती। ये उस समय लोगों के हीरो थे, आज भी है। अंतिम संस्कार कर दिया। तो ये जीवन कहानी थी चंद्रशेखर आज़ाद की। कहीं से भी सवाल आ सकता है, और सवाल आए ना, लेकिन हमें ऐसे महान लोगों के बारे में समझना चाहिए। हमें आज़ादी कोई भीख से नहीं मिली है विद्यार्थियों, हमें आज़ादी के लिए है वो कई सारे बलिदान देने पड़े हैं। आजकल के लोग बोल देते हैं भीख से, लेकिन आज़ादी के लिए इस प्रकार से गोलियां खानी पड़ी थी, तब जाके आज़ादी मिली है। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से ठीक ठाक समझ में आ गई होगी। तो इतनी सारी बातें थी इनके बारे में, ठीक है। अगली जो क्लास होगी उसमें ये भगत सिंह सुखदेव दोनों एक साथ ही आ जाएंगे। फिर आपने 2 क्लास से मेरे नेता पूरे हो जाएंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।